एक दिन मैं पुराना किला में घूमने के लिए गया, तो वहां पर मैंने देखा कि एक काफी बड़ा पत्थर पड़ा है और उस पत्थर पर किसी मनचले ने ये कुछ लिखा हुआ था। आई लिखा था, फिर ऐसे दिल का साइन बनाकर उसमें एक तीर का निशान बनाया, फिर यू एंड आगे वर्षा लिखा था। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कानून की दृष्टि में, क्या बीएनएस की दृष्टि में ये पत्थर पर इस तरीके से किसी ने अगर लिखा है तो क्या ये डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा? क्या ये दस्तावेज कहलाएगा? इसी तरीके से जब मैं लाल किले में गया घूमने के लिए, तो मैंने वहां पर यह देखा लिखा हुआ कि ये लाल किला मेरा है और वहां नीचे लिखा था गौतम। और दूसरी तरफ गया तो वहां देखा लिखा था ये सरकारी संपत्ति है, आदेशानुसार डीसी सेंट्रल दिल्ली। क्या ये जो कुछ लिखा हुआ है लाल किले की दीवार पर, क्या ये एक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है? इन सारे क्वेश्चंस के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि भारतीय न्याय संहिता की सीरीज हमने शुरू कर दी है और उनमें केवल मैं पहले वो वाले प्रोविजंस पढ़ा रहा हूं जिनमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है या नए प्रोविजन ऐड किए गए, क्योंकि मोस्टली लोगों को पुराने प्रोविजंस के बारे में पता है। नए प्रोविजंस के ऐड हो जाने से क्या क्या इफेक्ट आएगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इन सब बातों के आंसर जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन भारतीय न्याय संहिता 2023 में लिखी गई सेक्शन 2 और उसकी क्लॉज 8 में लिखी गई। आपकी नॉलेज के लिए मैं और बता दूं, डॉक्यूमेंट वर्ड की डेफिनेशन, दस्तावेज शब्द की परिभाषा, दो कानून और हैं जिनमें लिखी गई है। एक है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और दूसरा है जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 और तीसरा एक्ट है आप भारतीय न्याय संहिता हो गया। पहले ये आईपीसी था और आईपीसी की सेक्शन 29 थी जहां पर डॉक्यूमेंट की परिभाषा दी गई थी। इसमें एक चेंज भी आया है। चेंज कैसा आया है कि सेक्शन 29 में तो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन थी आईपीसी में, सेक्शन 29A और ऐड करी गई थी आईपीसी में ही, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन थी। ये सेक्शन बाद में ऐड की गई जब 2000 में द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पास हुआ इंडिया में। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन सेक्शन 29A आईपीसी में ऐड कर दी गई। अब जब ये आईपीसी से भारतीय न्याय संहिता बना है, तब इन दोनों सेक्शंस को मिलाकर सेक्शन 2 की क्लॉज 8 में डेफिनेशन लिख दी गई डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन जब आप बीएनएस में जाएंगे तो काफी कुछ बड़ी देखने को मिलेगी, लेकिन आज मैंने आपके लिए इतना आसान लेक्चर तैयार किया है कि आप उसको कभी भूलेंगे नहीं और कुछ भी उसमें से मिस भी नहीं होगा। एग्जैक्ट आपको याद रहेंगी बातें। बस थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाइए और वीडियो को बहुत ध्यान से एक बार देख लीजिए। तो पहले मैं बता देता हूं सेक्शन 2 किस तरीके से स्टार्ट होती है। सेक्शन 2 स्टार्ट होती है इन दिस संहिता। मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 2 की, नॉट सेक्शन 2 की क्लॉज 8 कैसे शुरू होती है। सेक्शन 2 कैसे शुरू होती है, इन दिस संहिता, कॉमा, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। ये ओपनिंग सेंटेंस है सेक्शन 2 के। इसके बाद क्लॉज शुरू होती है, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 एंड हम देखते हैं क्लॉज 8। और फिर लिखा इन दिस संहिता अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स डॉक्यूमेंट मीन्स, देन आगे सब कुछ लिखा है डॉक्यूमेंट मीन्स। इस डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को समझने के लिए आप ये 4 बातें ध्यान रखेंगे। नंबर 1 बात, व्हाट इज रिटन, क्या लिखा हुआ है। जब ये पता चल जाएगा तो नंबर 2 पॉइंट पर देखेंगे वेयर इट इज रिटन, कहां पर लिखा गया है। जब ये पता चल जाएगा तो 3 नंबर पर देखेंगे हाउ इट इज रिटन, कैसे लिखा हुआ है।
और लास्ट पॉइंट है 4, ये चेक करना है व्हाई इट इज रिटन, क्यों लिखा गया है। इन सब बातों के अगर आंसर आपको मिल गए तो सोच लो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद हो गई, समझ में भी आ जाएगी। मैं इतने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के साथ आपको डिस्कस करूंगा डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं, और कॉन्सेप्ट भी इतने अच्छे से क्लियर होगा कि आपको डाउट भी नहीं रहेगा। तो देखिए चारों को हम एक एक करके समझेंगे। तो पहले हम देखते हैं डॉक्यूमेंट को हिंदी में लिखते हैं दस्तावेज। जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो दस्तावेज समझ सकते हैं डॉक्यूमेंट को। सबसे पहला पॉइंट था व्हाट इज रिटन, क्या लिखा गया है। तो उसके लिए लिखा एनी मैटर। एनी मैटर हिंदी में बोला जाता है कुछ भी विषय लिख दिया हो, इंग्लिश में बोले तो एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड। तो व्हाट में तो केवल 3 बातें। अब कुछ लोग कह सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेस्ड एंड डिस्क्राइब्ड, अभिव्यक्त और वर्णित में क्या अंतर है। तो इसमें अभी आप ज्यादा ना जाएं, हालांकि मैं वीडियो खत्म होते होते ये मीनिंग आपको समझा दूंगा, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि जो लॉ में लिखा गया है वहीं से आपको समझा दिया जाए। बट इंटेंशन लेजिस्लेचर की ये है इन दोनों वर्ड्स को यूज करने के पीछे कि ये इस डेफिनेशन को कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन बनाना चाहते हैं, एक विस्तृत एरिया कवर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कुछ छूट ना जाए। तो कुछ भी मैटर एक्सप्रेस किया हो या डिस्क्राइब किया हो। अब नेक्स्ट पॉइंट था कहां। तो देखिए पॉइंट नंबर 2, कहां डिस्क्राइब किया गया हो, कहां एक्सप्रेस किया गया हो। अपॉन एनी सब्सटेंस, अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी भी टाइप का कुछ भी सब्सटेंस हो उस पर अगर कुछ भी मैटर एक्सप्रेस किया गया या डिस्क्राइब किया गया तो डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आ जाए। और सब्सटेंस में क्या क्या शामिल है देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, एग्जांपल भी दूंगा साथ में। सब्सटेंस में इंक्लूड होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस। भाई अब आप यूं कहोगे कि यार सॉलिड पे तो लिखा हुआ देखा है, लिक्विड पे कैसे लिखा जाएगा, गैस पे कैसे लिखा जाएगा। तो आप में से बहुत सारे लोग संगम गए होंगे महाकुंभ में, तो वहां पर एक लेजर शो हो रहा था। लेजर शो क्या था कि पानी के फव्वारे निकलते हैं ऐसे, और उस जो पानी का फव्वारा निकल रहा था उसको एक पर्दे की तरह यूज किया जाता है और उस पर लाइट डालकर कुछ भी पिक्चर ड्रॉ कर दी जाती है, कुछ लिखा भी जा सकता है। महाकुंभ लिख दिया, प्रयागराज लिख दिया। किसके ऊपर लिखा गया है? पानी के ऊपर। किसी भी सब्सटेंस पर कुछ भी लिख दिया तो डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। अब बात कहेंगे आप गैस पे कैसे लिखा जा सकता है। आपने देखा हो जब मैरिजेस होती हैं तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रैकर्स लेके आते हैं। पहले एक गैस का बैलून फूटेगा और फिर उस गैस के बैलून में लिख दिया जाएगा ए वर्ड्स बी। तो वो गैस क्या थी? धुआं सा निकला, वो गैस थी। उसके ऊपर कोई लाइट डालकर उस पर कुछ लिख दिया गया तो वो जो गैस थी वो एनी सब्सटेंस में आ जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या था? कैसे लिखा। अभी तक तो ये था कि कुछ भी मैटर था और कहीं भी लिख दिया। अब बात आई वो लिखा कैसे है। हाउ इट इज रिटन, बाय मीन्स ऑफ, बाय मीन्स ऑफ किसी भी साधन से, बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स। इन तीनों में से किसी से भी किसी भी सब्सटेंस पर कुछ भी लिख दिया, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स। इन साधनों में से जो 3 साधन यहां दिए गए इनमें से एक से ज्यादा साधन को मिलाकर भी अगर कुछ भी लिख दिया गया है, डिस्क्राइब किया गया, एक्सप्रेस किया गया अपॉन एनी सब्सटेंस तो वो डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा। लेटर्स को हिंदी में अक्षर बोलते हैं, फिगर्स को अंक और मार्क्स को चिन्ह बोलते हैं। जैसे कि मैंने अभी शुरू में ही बताया था आपको कि बहुत बड़े पत्थर के ऊपर किसी ने लिखा था आई लव यू वर्षा, उस पर भी बात करेंगे क्या वो डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि किसी पर भी कुछ भी लिख दिया। तो क्या लिखा गया, कहां लिखा गया, कैसे लिखा गया। नाउ लास्ट पॉइंट,
क्यों लिखा गया, रीजन क्या था। पॉइंट नंबर 4, भाई ये रीजन इंपॉर्टेंट है और यहां से बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस निकल के आएंगी, तो आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, ध्यान देना। उन्होंने लिखा रीजन क्या था, इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर, वो मैटर जो एक नंबर पे एनी मैटर वर्ड यूज हुआ था, कुछ भी लिखा गया था, उस मैटर की एविडेंस के लिए यूज किया जाएगा, ऐसी इंटेंशन के साथ लिखे गए थे वो, तो कहा जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट है। अगर ऐसी इंटेंशन नहीं थी लिखने वाले की, तो एक और कारण दिया गया कि क्यों लिखे गए थे, और which may be used as evidence of that matter. It means जिसने लिखा उसकी इंटेंशन तो नहीं थी कि इसको एज एन एविडेंस कभी यूज किया जाएगा, बट ये डॉक्यूमेंट ऐसा है कि इसको एविडेंस में यूज किया जा सकता है। देन वो सब कुछ लिखा हुआ, कहीं भी लिखा हुआ, किसी भी लेटर से, फिगर से और मार्क से लिखा हुआ, इस इंटेंशन के साथ लिखा गया था, या फिर इस नेचर का था कि उसको एविडेंस में यूज किया जा सकता था, उस मैटर की एविडेंस देने के लिए जो लिखा हुआ है। तो जब ये 4 बातें कंप्लीट हो जाएंगी, तभी कहेंगे कि वो डॉक्यूमेंट है। अगर 4 में से एक भी आपने मिस कर दी, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हाई, अगर इन चारों में से कुछ भी एक मिस कर दिया आपने, तो वो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अब नया क्या ऐड किया गया है, ये कंटेंट तो आईपीसी में भी था, तो जब ये आईपीसी से बीएनएस बना, तो नया क्या यूज किया गया है देखिए, तो वहां इसी डेफिनेशन में ऐड कर दिया, एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल रिकॉर्ड। वहां पर वर्ड्स ऐसे लिखा गया है, एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है एक्स्ट्रा। अब ये वर्ड्स कहां से लिए गए, ये सेक्शन 29A आईपीसी से लिए गए और उसको हटा दिया। वहां पे कुछ और भी लिखा था साथ में, बट मेन कंटेंट यही था। तो अब जब आप डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पूरी लिखेंगे, तो 4 बातें वो, और इंक्लूड लिखेंगे साथ में, एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल में क्या डिफरेंस है, वो हम किसी दिन दूसरी वीडियो में बात करेंगे। अभी हम डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। अब मैं लौट कर आ जाता हूं पुराना किला में, जहां पर मैं घूमने गया था और मैंने कुछ देखा जो आपको वीडियो के शुरू में बताया था। अब आप डेफिनेशन को ध्यान में रखिएगा, और डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए मैंने शुरू में ये क्वेश्चन पूछा था कि इस तरीके से अगर किसी मंचले ने किसी पत्थर के ऊपर ये लिख दिया है, आई लव यू वर्षा, तो क्या ये पत्थर अब डॉक्यूमेंट बन गया? जो ये लिखा हुआ है, ये है एनीमेटर। एनीमेटर में क्या है, आई लव यू वर्षा। अपॉन एनी सब्सटेंस, अपॉन एनी सब्सटेंस में यहां पत्थर है, स्टोन है। और तीसरा पॉइंट था कि कैसे लिखा है, लेटर, फिगर और मार्क्स। देखिए यहां पर आई यू वर्षा, ये लेटर है, ये मार्क्स हैं। यहां पर मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स यूज हुए। तो क्या ये सब लिखा हुआ ऐसे पत्थर के ऊपर डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आएगा? इसका जवाब देने से पहले आप एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, और जब भी आगे कहीं भी पढ़ें, दूसरे लॉज पढ़ें, आप वहां भी ये बात याद रखिएगा कि डेफिनेशन इंडियन एविडेंस एक्ट में भी दी गई, जो अब बीएसए हो गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी दी गई, और डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन इंडियन पिनल कोड में भी दी गई, जो अब भारतीय न्याय संहिता हो गई है। तो भाई इसका क्या मतलब है, 3 जगह डेफिनेशन देने के कारण क्या रहे? तो जब इस तरीके से एक ही वर्ड की डेफिनेशन अलग अलग एक्ट में दी जाती है, तो आप ये नोट कर लो, अपने माइंड में बैठा लो कि ये इसलिए दी जाती है
कि ये लेजिस्लेचर ये चाहता है कि यहां मैं जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दे रहा हूं ये केवल और केवल आईपीसी या बीएनएस के पर्पज से दे रहा हूं। इस डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन का इंडियन एविडेंस एक्ट में कोई लेना देना नहीं है या जनरल क्लॉजेस एक्ट में कोई लेना देना नहीं। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट या बीएसए में जो डेफिनेशन दी डॉक्यूमेंट की उसका यहां पर कोई लेना देना नहीं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, भारतीय न्याय संहिता या ओल्ड लॉ की बात करें तो इंडियन पीनल कोड ये सब्सटैंटिव लॉ है और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो प्रोसीजरल लॉ है। सब्सटैंटिव लॉ में यह बताया जाता है कि कोई एक्ट ऑफेंस है या नहीं है, और अगर कोई एक्ट ऑफेंस है तो प्रोसीजरल लॉ यह बताता है कि अब इस एक्ट के लिए पनिशमेंट कैसे दी जाएगी। तो यहां जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दी गई इससे डिसाइड करेंगे कि कोई ऑफेंस इस डॉक्यूमेंट से बनता है या नहीं बनता है। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दी गई उससे डिसाइड करेंगे कि यहां पर अगर कोई डॉक्यूमेंट इस सब्सटैंटिव लॉ में अगर कोई डॉक्यूमेंट ऑफेंस था तो उसको कोर्ट तक कैसे ले जाएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की जो डेफिनेशन है वो ब्रॉड डेफिनेशन है, क्योंकि वो डेफिनेशन वहां पे भी काम करेगी जो ऑफेंसेस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन यहां पर डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन केवल और केवल वही काम करेगी जितनी भी सेक्शंस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। आप भारतीय न्याय संहिता में पढ़ना चैप्टर 18, वहां पे लिखा है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स। तो वहां जितने भी जगह डॉक्यूमेंट वर्ड यूज होगा वहां पर यह डेफिनेशन पढ़ी जाएगी, इंडियन एविडेंस एक्ट वाली नहीं पढ़ी जाएगी। एक बात बताइए कि मर्डर के केस में क्या डॉक्यूमेंट का कुछ लेना देना हो सकता है? हाँ, हो सकता है कि किसी ने ए ने सपोज बी का मर्डर किया और वो बी को मार के और चला गया। बी में थोड़ी बहुत जान बची थी तो उसने क्या किया, वहां जो रेत पड़ा हुआ था, बालू का रेत, उसमें उंगली से उस मारने वाले का नाम लिख दिया। अब ये नाम जो लिखा उंगली से मारने वाले का, ये है मैटर, एनी मैटर, कुछ भी विषय उसने एक्सप्रेस किया है यहां पर, अभिव्यक्ति करी है इस नाम को लिखकर, किसी भी सब्सटेंस बालू रेत पर करी है और अक्षरों से करी है, लेटर्स से करी है। ये डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आएगा, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में लिखे हुए डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। हां, इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखे हुए डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में ये आएगा। और किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को कैसे प्रूव किया जाएगा ये इंडियन एविडेंस बताता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसको कोर्ट में किस तरीके से लेके जाया जाएगा। अगर ब्रीफ में बताऊं तो पहली बात यह है कि कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके कंटेंट को प्रूव करना है, जैसे कि यहां पे नाम लिखा हुआ है, इस नाम को प्रूव करना है कि इस आदमी का रिलेशन कहीं ना कहीं इसकी डेथ से है, मर्डर से है, तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वही डॉक्यूमेंट खुद कोर्ट में जाना चाहिए, जिसे कहते हैं प्राइमरी एविडेंस। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट में जाना चाहिए। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि क्या वो रेत पर लिखा हुआ नाम, वो रेत को ऐसे उठा के कोर्ट में ले जाया जा सकता है क्या? तो कुछ जगह ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं कि जहां पर जो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो उस नेचर का है कि उसे कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। देन कैसे ले जाएंगे ऐसे डॉक्यूमेंट को? फिर ले जाते हैं उसको सेकेंडरी एविडेंस से। तो क्या किया जाएगा, इस पर जो कुछ लिखा है बालू के रेत पर उसका फोटोग्राफ खींच दिया जाएगा और वो फोटोग्राफ सेकेंडरी एविडेंस हो गया और उस फोटोग्राफ को कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा सब्जेक्ट टू कंडीशंस जो सेकेंडरी एविडेंस को प्रूव करने के लिए चाहिए। तो मर्डर के केस में एक डॉक्यूमेंट हो सकता है बट वो डॉक्यूमेंट बीएनएस के डॉक्यूमेंट में कवर नहीं होगा।
हाँ, जो इंडियन एविडेंस एक्ट में डॉक्यूमेंट लिखा वो वहां पर कवर हो जाए। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? देखो, मैंने अभी नाम लिया चैप्टर 18। चैप्टर 18 की पहली सेक्शन है 335, 335, जहां पर फॉल्स डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दी गई है। फॉल्स डॉक्यूमेंट, और यही डेफिनेशन पहले 464 आईपीसी में हुआ करती थी। फॉल्स डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन, तो यहां पर डॉक्यूमेंट है। अब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं, मैं उनमें से एक बात करूं तो एक ऑफेंस है फोर्जरी। और फोर्जरी कैसे होती है? फोर्जरी के लिए पहले एक फॉल्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उस फॉल्स डॉक्यूमेंट से कुछ डैमेज होता हो, कोई क्लेम किया हो, और बहुत सारे पर्पजेज हैं। जब फोर्जरी पढ़ाएंगे तब बात करेंगे, बट एक ब्रीफ में बता देता हूं कि किसी भी डॉक्यूमेंट की फोर्जरी कैसे होती है। कि कोई एक डॉक्यूमेंट है, जैसे मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये डॉक्यूमेंट है, और इस डॉक्यूमेंट में कुछ भी अल्टरेशन कर दी। एक तरीका बता रहा हूं बस, इस डॉक्यूमेंट में कुछ भी अल्टरेशन कर दी, तो जनरली लोग कहते हैं कि ये फोर्जरी होगी। तो मैं ये कहता हूं कि किसी ने लिखा था आई लव यू वर्षा, मैं इसको कर देता हूं आई लव यू बरसाना। तो अब मैंने क्या किया, इस डॉक्यूमेंट में अल्टरेशन कर दी, तो क्या ये फोर्जरी की कैटेगरी में आएगा? फोर्जरी की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों? इसी वजह से ये डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। भाई, जिस आदमी ने, ध्यान देना, चौथा पॉइंट मैंने क्या बताया था कि क्यों लिखा गया वो डॉक्यूमेंट, मैटर क्यों एक्सप्रेस किया गया, क्यों उसको डिस्क्राइब किया गया। तो बताया था दो बातें, कि एक तो लिखने वाले की इंटेंशन हो कि ये एविडेंस में यूज किया जाए। अगर लिखने वाले की ऐसी इंटेंशन नहीं है तो ये एविडेंस में यूज किया जा सकता हो, ऐसे नेचर का हो। मैं इसी डॉक्यूमेंट को अभी आपको दिखाऊंगा कि एक बार ये डॉक्यूमेंट नहीं है, और एक बार यही लिखा हुआ सब कुछ डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। उससे आपको डिफरेंस समझ आए। देखिए, मैंने यहां पर जो कंटेंट लिखा हुआ था इस डॉक्यूमेंट के अंदर, उसमें छेड़छाड़ कर दी, अल्टरेशन कर दिया, तो कहीं ना कहीं फोर्जरी जैसा मैंने कुछ कर दिया। लेकिन फोर्जरी के लिए होता है कि एक अथॉरिटी होती है जिसने ये डॉक्यूमेंट तैयार किया था। मैंने फोर्जरी क्यों की है? ये दिखाने के लिए फोर्जरी की है कि ये जो अब डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है, ये उसी अथॉरिटी ने किया है। ये शो करना चाहता हूं कि ये सब कुछ उसी अथॉरिटी ने किया है, ना वाला बरसाना वाला भी, जिसे करना चाहिए था। लेकिन यहां पर ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी लिखने वाले की, और वहां पर मैंने ये छेड़छाड़ कर दी, तो फोर्जरी हो गई क्या? बिल्कुल नहीं। चैप्टर 18 में ये फोर्जरी की डेफिनेशन में नहीं आता, क्योंकि उससे पहले ये डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा, बीएनएस की, भारतीय न्याय संहिता। तो इंपॉर्टेंट ये है कि कहां पर आप डेफिनेशन देख रहे हैं। जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, एक जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन आप देखिए, सीआरपीसी में लिखी हुई है, जो आजकल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गई, उसमें जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन लिखी। तो क्या वो जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता में भी वही डेफिनेशन पढ़ी जाएगी? नहीं पढ़ी जाएगी। कहां जरूरत पड़ रही है? भारतीय न्याय संहिता में लिखा है कि अगर किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में किसी ने कोई झूठी एविडेंस दी तो एक पर्टिकुलर ऑफेंस हो जाएगा। तो वहां जो जुडिशियल प्रोसीडिंग वर्ड यूज हुआ, इसका मीनिंग क्या होगा? क्या सीआरपीसी वाला लेंगे? क्योंकि जब आप डेफिनेशंस देखेंगे बीएनएस में, तो वहां जुडिशियल प्रोसीडिंग को तो डिफाइन ही नहीं किया हुआ, तो मीनिंग फिर सीआरपीसी का ले लेंगे क्या? नहीं। उसका रीजन ये है कि वहां जो डेफिनेशन लिखी गई, तो वो केवल सीआरपीसी के लिए लिखी गई, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के लिए लिखी गई। और जब बात आई आईपीसी या बीएनएस की, तो वहीं पर एक्सप्लेनेशन दे दिया और वहां पर डिफाइन कर दिया कि जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब यहां पर क्या होगा। तो आईपीसी या बीएनएस में केवल उतना ही मीनिंग निकालेंगे जितना एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है।
सीआरपीसी वाला नहीं लेंगे। इसी तरीके से यहां डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन बीएनएस में लिखने के पीछे एक पर्पज है कि ये वही डॉक्यूमेंट हैं जो कहीं ना कहीं एक ऑफेंस से रिलेटेड हो और इनसे कोई ना कोई एक सब्सटैंटिव ऑफेंस बनता हो। तो जिसने ऐसा लिखा उसकी तो इंटेंशन नहीं थी कि ये एविडेंस के रूप में पेश होगा कोर्ट में कभी। लेकिन जब ये केस डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का हुआ तो अब यही डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश हो सकता है एज एन एविडेंस। तो इसलिए इस सिचुएशन में ये डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो देखना है डॉक्यूमेंट के साथ में कि कौन सा ऑफेंस है, क्या ये डॉक्यूमेंट कोई ऑफेंस क्रिएट कर रहा है। इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं और लाल किले वाला। लाल किले में किसी ने लिख दिया था ये लाल किला मेरा है और नीचे लिखने वाले ने अपना नाम लिख दिया गौतम और कह रहा है ये लाल किला मेरा है। तो एक बात बताइए, क्या ये डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में तो देखने से तो आ रहा है, लेकिन इंटेंशन वाले पार्ट पे जाइए जरा एक बारी, एविडेंस वाले पार्ट पे जाइए, तो क्या ये लाल किला मेरा लिख देने से लाल किला उसका हो गया क्या? क्या ये बात कोर्ट में एज एन एविडेंस पेश की जा सकती है? या लिखने वाले की ये इंटेंशन थी कि किसी दिन लाल किला मेरा हो जाएगा तो मैं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने वहां पे लिखा था लाल किला मेरा हो गया, ये लेके जाऊंगा, उसकी भी इंटेंशन ऐसी नहीं है। और क्या ये बात कभी भी उसकी नहीं थी तो क्या एविडेंस के रूप में पेश हो सकती है, यूज हो सकती है? भाई इसका कोई मतलब ही नहीं है कि लाल किला मेरा लिख देने से किसी का लाल किला हो गया। कौन से मैटर में ये एविडेंस के रूप में पेश होगा? किसी में भी नहीं। सिमिलरली मैं अगर ऐसा करूं, किसी ने गौतम की जगह यहां पे गौतमी कर दिया, अब लिखने वाले का नाम चेंज हो गया, अब यहां पे फोर्जरी हो गई, तो क्या ये फोर्जरी कहलाएगी? एक डॉक्यूमेंट था जिसपे लिखा है कि ये लाल किला मेरा है और उसमें फोर्जरी कर दी, ऐड कर दिया कुछ? नहीं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ये एविडेंस में यूज ही नहीं हो सकता, ना इंटेंशन है डॉक्यूमेंट में यूज करने की। जब डॉक्यूमेंट नहीं है तो फोर्जरी भी नहीं हुई, और जब फोर्जरी नहीं हुई तो वो फोर्ज डॉक्यूमेंट नहीं हुआ। तो इसलिए इंटेंशन वाला पार्ट, एविडेंस वाला पार्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हालांकि उसको जब आप एक कंप्रीहेंसिव इंटरप्रिटेशन करना चाहोगे तो आप भाई कुछ जजमेंट ऐसी भी हो सकती हैं जहां पे ये नजरअंदाज कर दिया गया होगा, बट इंटरप्रिटेशन यही निकल कर आती है। दूसरी तरफ देखो कि यहां पर लिखा हुआ था इसी दीवार पर कि ये सरकारी संपत्ति है और आदेशानुसार डीसी सेंट्रल दिल्ली। अब अब क्या ये डॉक्यूमेंट है? क्या ये डॉक्यूमेंट है? हो सकता है। कब हो सकता है? देखिए, उसने मिटा के क्या किया कि ये सरकारी संपत्ति की जगह लिख दिया, यहां से हटा के ये निजी संपत्ति लिख दिया, यहां से हटाया उसको निजी संपत्ति है। किसकी अथॉरिटी से लिखा गया था? डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल दिल्ली की कैपेसिटी से लिखा था, उनकी अथॉरिटी से लिखा था। किसी अथॉरिटी से लिखे हुए डॉक्यूमेंट में अल्टरेशन कर दी उसने, अब ये फोर्जरी की कैटेगरी में आ जाएगा और इससे वो कुछ क्लेम भी करने लगे कि देखो जी सेंट्रल दिल्ली, डीसी सेंट्रल दिल्ली ने लिखा है कि ये तो निजी संपत्ति है, इनकी अपनी संपत्ति है। ऐसा क्लेम करने के लिए, इन पर आरोप लगाने के लिए उसने निजी कर दिया। अब इसकी एविडेंस दी जा सकती है, अब ये एविडेंस में प्रूफ पेश किया जा सकता है कि फोर्जरी करी है इन्होंने डॉक्यूमेंट में और यहां फोर्जरी लग जाएगी। अब क्वेश्चन आएगा कि ये कैसे जाएगा कोर्ट में? तो लाल किला तो उठ के नहीं जाएगा, अगर लाल किले की दीवार पे ऐसे लिखा था तो फिर से उसका फोटोग्राफ लिया जाएगा और कोर्ट में दिखाया जाएगा और देन प्रूव किया जाएगा। तो वो जो फोटोग्राफ लेके कोर्ट में लेके जाएंगे, इस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को किस किस तरीके से प्रूव किया जा सकता है, वो इंडियन एविडेंस एक्ट बताएगा। एक और एग्जांपल, बच्चे लोग बहुत करते हैं ऐसा, और आजकल तो मैंने शादियों में भी देखा है कि नोट उड़ाने का पूरा प्रचलन है, तो नोट असली वाले नहीं उड़ाते, वो इस टाइप का कुछ नोट ले लेते हैं। ये देखिए 50 रुपए का नोट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह लिखा है चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया, यहां पर स्टार बना है और ये एक तरीके का नकली नोट है, बट असली नोट से रिजेंबल करता है, असली नोट जैसा लग रहा है।
तो क्या ये एक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा? देखो डेफिनेशन देखो कि कुछ भी लिखा हुआ है, कागज पे लिखा हुआ है, अक्षरों से लिखा हुआ है, लेटर्स से, फिगर्स से लिखा हुआ है, मार्क्स से लिखा हुआ है। इंटेंशन क्या है? जिस बनाने वाले ने बनाया है उसकी इंटेंशन क्या है? क्या इसे वो एविडेंस में पेश करना, यूज करना चाहता है? नहीं। बट क्या ये एविडेंस में यूज हो सकता है? यस, हो सकता है। एक ऑफेंस है बीएनएस में 182, जो पहले आईपीसी में हुआ करता था 489 कैपिटल ई आईपीसी। इसमें यही लिखा गया कि कोई गवर्नमेंट का करेंसी नोट है, उससे रिजेंबल करते हुए कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया, तो ऐसा करने वाले को पनिशमेंट मिलेगी। आईपीसी में लिखा हुआ था 100 रुपए या 200 रुपए, अब उसको बीएनएसएस में कर दिया है 300 रुपए या फिर 600 रुपए, बट पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा रिजेंबल करते हुए कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना एक ऑफेंस है। ये डॉक्यूमेंट अब एविडेंस में यूज हो सकता है। अब कोर्ट में ले जाकर दिखा दो कि हाँ जी, लो जी, ये डॉक्यूमेंट तो इन्होंने तैयार किया है और ये था। तो अब इंटेंशन ना होने के बावजूद भी डॉक्यूमेंट को एविडेंस में यूज किया जा सकता है। इसलिए ये भारतीय न्याय संहिता के डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आए। हालांकि सेक्शन 29 आईपीसी मैंने बता दिया कि उससे कुछ वर्ड्स लेकर इस क्लॉज 8 सब सेक्शन 2 बीएनएसएस की डेफिनेशन में आ गया। फिर भी एक बार देख लीजिए, वहां लिखा है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन है, द वर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल हैव द मीनिंग assigned to them in clause T of subsection 1 of section 2 of the Information Technology Act 2000। तो पहले ये लिखा था कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मीनिंग वही होगा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में लिखा हुआ है। बस इतनी सी बात थी। देखिए सेक्शन 2 क्लॉज 8 डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, पक्का आ गई होगी। इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बारी आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज के साथ दिखाना चाहूंगा, जो मेरी आदत है। लिखा क्या है सेक्शन 2, और उसके जो ओपनिंग सेंटेंस है वो है इन दिस संहिता अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। इस संहिता में क्लॉज 8 कहती है डॉक्यूमेंट मींस एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड। एक्सप्रेस किया गया हो या डिस्क्राइब किया गया हो ऑन एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस पर, बाय मींस ऑफ लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मींस, एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। ये जो एविडेंस ऑफ दैट मैटर है ना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि एविडेंस किस बात की, जो मैटर से शुरुआत हुई, डेफिनेशन मैटर पे ही एंड हुई है। तो वो जो पहला वर्ड था ना मैटर, उस मैटर जो कुछ लिखा गया था उसकी एविडेंस देने की इंटेंशन थी, या उसको एविडेंस के रूप में यूज किया जा सकता था। तो ये है डेफिनेशन। आपने देखा होगा कि इसमें से कुछ भी छूटा नहीं है, अभी तक जो हमने पढ़ा है सारा। अब इसमें दो एक्सप्लेनेशन लिखे हैं। एक्सप्लेनेशन 1 तो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट पढ़ लेते हैं। इट इज इमैटेरियल बाय व्हाट मींस और अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर, फिगर और मार्क्स आर फॉर्म्ड, और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज्ड इन अ कोर्ट और नॉट। हर सेक्शन के इलस्ट्रेशन आप जरूर पढ़ें। मैं एक इलस्ट्रेशन यहां पर आपको दिखा रहा हूं, बाकी एग्जाम्पल वही हैं सारे। देखिए एक इलस्ट्रेशन है, बाकी आप बुक में पढ़ लीजिएगा। लिखा है राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट जब तैयार होता है तो रिटर्न में होता है डॉक्यूमेंट के ऊपर, उसके अंदर कुछ टर्म्स लिखी जाती हैं, और वो किस इंटेंशन से लिखी जाती है कि कोई अगर डिस्प्यूट होगा तो यही डॉक्यूमेंट उठा के हम एविडेंस में कोर्ट में पेश कर देंगे। तो वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई वो क्या कहलाएंगी? वो डॉक्यूमेंट कहलाएंगे, और विच मे बी यूज्ड एज ए एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कार्टून आप लोग न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे,
टीवी पे देखते होंगे कि केवल एक कार्टून बना दिया जाता है और वो कार्टून किसी हमारे पॉलिटिकल लीडर की एकदम कॉपी होता है, और कॉपी नहीं होता तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये कार्टूनिस्ट किसके लिए क्या कहना चाह रहा है, जबकि उसने वर्ड्स में नहीं लिखा होता है, उसने एक्सप्रेस कर दिया, डिस्क्राइब नहीं किया, उसको एक्सप्रेस कर दिया। तो डिस्क्राइब क्या होता है, कुछ ज्यादा बताना है और बहुत कुछ ज्यादा लिख देना है, एक्सप्लेन पूरा कर दिया एकदम। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां से डिस्क्राइब आया। और जो एक्सप्रेस है वो केवल एक एक्सप्रेशन देके भी समझाया जा सकता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। कई बार हम ऐसा एक मोशन कर देते हैं शरीर से, अपने किसी बॉडी पार्ट से, जिससे हमें सारा समझ में आ जाता है ये क्या कहना चाह रहा है। तो मेरे विचार से, मेरी ओपिनियन में, डिस्क्रिप्शन कुछ बड़ा टर्म है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है और क्लियर कट एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है। बट एक्सप्रेशन में कुछ कम से कम वर्ड यूज करके, कम से कम फिगर लेटर्स यूज करके उसको लिखने की कोशिश की जाती है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है। इसी तरीके से कोई चेक है, कोई मैप है, किसी बिल्डिंग का प्लान है, वो सब डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएंगे। और मैंने जैसे बताया कि महाकुंभ में आपने लेजर शो देखा होगा, उस लेजर शो में जो पानी के ऊपर कुछ भी लिखा गया था वो डॉक्यूमेंट था। अगर किसी ने उसकी वीडियो बनाई, कोई फोटोग्राफ खींचा, तो उस डॉक्यूमेंट को इसके थ्रू कोर्ट में पेश किया जा सकता है। अगर वो कहीं कोई ऑफेंस क्रिएट कर रहा है तो आईपीसी के लिए, अगर किसी और बात के लिए एविडेंस देनी है तो एविडेंस एक्ट के लिए। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 2। ये थोड़ा सा समझने लायक है, अच्छा है। Whatever is expressed by means of letters, figures or marks as explained by mercantile or other uses। यहां पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ये है बाय मर्केंटाइल यूजेस और अदर यूजेस। मर्केंटाइल यूजेस का मतलब ऐसी प्रथाएं जो बिजनेस में, व्यवसाय में यूज होती हैं, या किसी दूसरी प्रथा भी, जो किसी दूसरे जगह भी कोई प्रथा है, कोई कस्टम है, वहां पर अगर कोई मार्क लिख देने से उसका कोई मीनिंग निकलता हो, या कोई फिगर बना देने से कोई मीनिंग निकलता हो। जैसे कि आजकल ये प्रथा बन गई है कि अगर किसी ने ये वाला पान के पत्ते का साइन बना दिया तो ये माना जाता है कि ये लव लिखा है, प्यार लिखा है। तो ये किसी अदर यूजेस में आ जाएगा, अदर यूजेस में आ जाएगा, लेकिन है फिगर, लेकिन एक वर्ड का मीनिंग दे रहा है। इसी तरीके से व्यवसाय में भी, मर्केंटाइल यूजेस में भी, अगर किसी फिगर को, किसी वर्ड्स को कुछ भी माना जाता है और वो एक मीनिंग समझने लगे हैं लोग उसका, कि अगर ये लिखा है तो इसका ये मीनिंग होगा, तो वो भी डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा। shall be deemed to be expressed of such letters, figures or marks within the meaning of this section, although the same may not be actually expressed। अभी तक उन्होंने कहा कि भाई चाहे वो जो प्रथा है, वहां पे कुछ लिखने की प्रथा है, उसने चाहे कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं किया हो, बट प्रथा के आधार पर वो समझा जा सकता है कि ये क्या कहना चाह रहा है, तो भी ये डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा। एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा, लेकिन यहां पर मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूं, एक्सप्रेस और डिस्क्राइब के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। पीछे जब डॉक्यूमेंट की बात हुई तो हर जगह आपने दो वर्ड्स पढ़ी, एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब। लेकिन जब एक्सप्लेनेशन नंबर 2 आप पढ़ेंगे तो यहां पर केवल और केवल एक ही वर्ड यूज हुआ है, वो है एक्सप्रेस्ड। डिस्क्राइब यहां पर यूज नहीं हुआ। देख लीजिए, whatever is expressed, number 1, this and this he shall be deemed to be expressed, this and this the same may not be actually expressed। भाई पूरी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाया, उसके लिए एक्चुअली लगाना पड़ा। एक्चुअली एक्सप्रेस्ड होता है डिस्क्राइब्ड, अगर एक्चुअली एक्सप्रेस्ड नहीं है तो फिर वो है एक्सप्रेस्ड। इट मींस डिस्क्राइब्ड कुछ ज्यादा क्लियर पिक्चर देता है और एक्सप्रेस कुछ उतनी क्लियर पिक्चर
नहीं देता है। तो अब आप समझ लेना कि कौन से जगह पे एक्सप्रेस है, कौन सी जगह डिस्क्राइब्ड है। ये मेरी अपनी ओपिनियन है और मैं यहीं से बताना चाह रहा हूं। वो खुद कह रहे हैं कि एक्चुअली एक्सप्रेस्ड नहीं हो, एक्चुअल मीनिंग नहीं भी दे रहा हो, लेकिन एक्सप्रेस किया गया है, तब भी वो डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा और यहां पे डिस्क्राइब वर्ड यूज नहीं किया है। एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको क्या है इससे। देखिए, एक पार्टी है ये वाली, इन्होंने अपना कुछ सामान बेचा, ये वाली पार्टी ने कुछ सामान बेचा और ये वाली पार्टी ने सामान खरीदा। तो जिसने सामान बेचा उसको तो अब पैसे लेने होंगे इससे, और सपोज ये 5 लाख रुपए लेने, तो वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना देता है। ये मैंने सैंपल निकाला है आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए। बिल ऑफ एक्सचेंज बना देता है और उसमें लैंग्वेज लिख देता है 3 months आफ्टर पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 20 lakhs और 5 lakhs वट एवर, और डेट लिख देता है किस डेट पे ये बिल ऑफ एक्सचेंज। अब इसमें लिखा क्या है, इसने कहा कि आप मुझे या मेरे ऑर्डर को पेमेंट दे देना। ये किसको बोला उसने ऐसा, जिससे पैसे लेने। तो इसमें एक बात लिखी कि तुम मुझे पैसे दे दो या मेरे ऑर्डर को पैसे दे दो। तो इसके बैक साइड में क्या किया, यहां जो पर्सन था जिसे पैसे लेने, बैक साइड में श्रीकांत लिख देता है। और श्रीकांत लिख देना ये माना जाएगा कि इसने बिल ऑफ एक्सचेंज के बैक साइड में एक एंडोर्समेंट कर दिए। अब ये श्रीकांत लिख देना कोई अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, लेकिन जो मर्केंटाइल यूसेज हैं उसमें ऐसा माना जाता है, जो व्यावसायिक प्रथा है उनमें ऐसा माना जाता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के बैक साइड में जो नाम लिखा है इसको पेमेंट कर देनी है ये आदमी द्वारा। ये आदमी जो पेमेंट करेगा वो बजाय उसको पेमेंट करने के लिए जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार की, वो इसको पेमेंट कर देगा जो बैक साइड में नाम लिखा हुआ है। ऐसा मर्केंटाइल यूजेस कहते हैं। तो एक्सप्लेनेशन 2 ने यही बात समझा। तो ये थी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन। उम्मीद करता हूं कि डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। हो सकता है कि वीडियो लंबी हो गई हो, लेकिन इस वीडियो में केवल आपने एक कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, और आज जब समझ लिया है तो फ्यूचर में आप भूलेंगे भी नहीं, कंफ्यूज भी नहीं होंगे, दूसरे के साथ कंफ्यूज नहीं होंगे। मेरी कोशिश होती है कि चाहे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं एक बार, हमेशा के लिए हो जाए। फिर अच्छी लगी इंफॉर्मेशन तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरी कोशिश है कि हर शाम को 6:20 पर एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए पब्लिक कर दूं। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।